नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड नगर निगम चुनाव को लेकर आज थमा नामांकन प्रक्रिया का शोर, प्रत्याशियों में भारी उल्लास। झारखंड नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन के पहले 2 दिनों तक समाहरणालय परिसर में स्थिति सामान्य बनी रही। अधिकांश लोग केवल नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे थे, जिससे ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। लेकिन मंगलवार को माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह से ही समाहरणालय के ए ब्लॉक के बाहर प्रत्याशियों के काफिले पहुंचने लगे। समर्थक झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे हैं और परिसर चुनावी रंग में रंग गया है। कई प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन करने पहुंचे, जबकि कुछ ने सादगीपूर्ण तरीके से पर्चा दाखिल किया है। बुधवार 4 फरवरी को नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण मंगलवार को नामांकन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा रही। दिन भर नामांकन कक्षों के बाहर हलचल बनी रही। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। समाहरणालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैरिकेडिंग के साथ प्रवेश पास की व्यवस्था लागू रही ताकि अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रत्याशियों को नामांकन कक्ष तक पहुंचने के लिए निर्धारित मार्ग से भेजा गया। हालांकि भीड़ के दबाव के कारण कुछ समय के लिए ए और बी ब्लॉक के मुख्य द्वार पर अव्यवस्था की स्थिति बनी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता से हालात जल्द ही काबू में आ गए। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 14 साल के किशोर की मौत। हजारीबाग के चौपारण थाना अंतर्गत चपरी गांव स्थित ग्रामीण सड़क पर बुधवार को एक कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पांडेवारा गांव भुइया टोला निवासी पूजन भुइया के 14 साल के पुत्र राजा बाबू भुइया की मौके पर मौत हो गई है। बताया जाता है कि कार में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें टिंकू कुमार भुइया और विकास भुइया को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद राजा बाबू भुइया को परिजनों द्वारा बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बरही थाना पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर मृतक के माता पिता व छोटे भाई समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमताड़ा नगर पंचायत चुनाव में झामुमो समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी ने अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। जमताड़ा नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं नगर क्षेत्र के मतदाता उपस्थित रहे। इस अवसर पर चमेली देवी ने कहा कि यह चुनाव जमताड़ा को सालों से चले आ रहे कठपुतली राज और भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्त कराने का निर्णायक अवसर है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक विष्णु भैया के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना और नगर क्षेत्र में जनता का राज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से नगर पंचायत पर काबिज लोगों ने कठपुतली राज की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बजाय केवल 2-4 चुनिंदा संवेदकों में बंदर बाट किया गया, जिससे नगर पंचायत को निजी जागीर की तरह चलाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में 100 से ज्यादा संवेदक आज भी कार्य के अवसर से वंचित हैं, जिसे समाप्त कर पारदर्शी और समान अवसर की व्यवस्था लागू की जाएगी। चमेली देवी ने आगे कहा कि वर्तमान समय में बाजार और व्यापारियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। झारखंड से कल 25 आईएएस और 5 आईपीएस की टीम जाएगी दिल्ली। जाने किन अधिकारियों का नाम है सूची में शामिल। झारखंड से 25 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों की एक टीम गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होगी। मिली जानकारी के अनुसार आईएएस और आईपीएस की टीम 2 दिनों तक दिल्ली में ही रहेगी और वहां चुनावी कार्य से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। झारखंड सरकार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के अधिकारियों की केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक भी होगी, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं, आचार संहिता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दिल्ली जाने वाली आईएएस अधिकारियों की टीम में सचिव रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि आईपीएस अधिकारियों की टीम में आईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को चुनाव संचालन से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं की बेहतर जानकारी देना है, ताकि आगामी चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जा सके। प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपने अपने अनुभवों के साथ राज्य लौटेंगे और चुनावी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत बनाने में योगदान देंगे।
रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 में 22,195 पदों पर बम्पर बहाली, आवेदन शुरू। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 22,195 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू कर दी गई है, जबकि इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। झारखंड में एक सप्ताह तक सुबह कोहरा, रांची, बोकारो, हजारीबाग सहित 7 जिलों में ड्राई रहेगा मौसम। रातें होंगी ज्यादा ठंडी। मौसम के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कोहरा छट जाएगा और आसमान आंशिक से लेकर मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने के कारण दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहने के बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में भी सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार तथा देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बोकारो में नाबालिग आदिवासी बच्ची से रेप, भारतमाला प्रोजेक्ट में वाहन चलाता है आरोपी, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत चरगी पंचायत के रुकम गांव में रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण कार्य में लगी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहन चालक पर लगा है। सर्किल इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले जितेंद्र कुमार यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वे रोज की तरह काम पर चले गए थे। बच्ची घर के बाहर अकेली खेल रही थी। आरोपी जितेंद्र यादव अक्सर पीड़िता के घर के पास स्थित कुएं से पानी भरने आता जाता था। उसने घर को सूना और माहौल को एकांत पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शाम को जब माता पिता काम से लौटे तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को बदहवास और रोते हुए पाया। पूछने पर बच्ची ने सिसकते हुए अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी बात बताई। परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए तत्काल इसकी सूचना निर्माण कंपनी के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस के निर्देश पर कंपनी में काम करने वाले सभी चालकों को एक कतार में खड़ा किया गया, जहां पीड़िता ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोपी जितेंद्र यादव की पहचान कर ली। पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को हिरासत में ले लिया। वर्ल्ड कैंसर डे, 60% कैंसर मरीज स्टेज 3 और 4 में पहुंच रहे हैं अस्पताल। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और समय रहते पहचान तथा इलाज को बढ़ावा देना है। झारखंड में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में हर साल लगभग 35,000 से 40,000 नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि करीब 50 से 60% मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुकी होती है। नतीजा इलाज जटिल, खर्चीला और कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 70 लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में तंबाकू का सेवन कैंसर के मामले में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है और लगभग 38 से 45% कैंसर के मामले तंबाकू के कारण सामने आ रहे हैं। पुरुषों में मुंह, फेफड़े और पेट का कैंसर प्रमुख है, जबकि महिलाओं से स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा और पेट का कैंसर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं राज्य में प्रति 2000 से 2500 कैंसर रोगियों पर केवल एक कैंसर विशेषज्ञ ही उपलब्ध है। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी पारा चढ़ा। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने ठोकी मेयर पद पर दावेदारी। नामांकन के साथ ही गरमाया चुनावी माहौल।
धनबाद नगर निगम चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बुधवार को महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के साथ ही नगर निगम चुनाव पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। संजीव सिंह के मैदान में उतरते ही धनबाद की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आने लगा है। समर्थकों की मौजूदगी और हलचल भरे माहौल के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। माना जा रहा है कि उनके नामांकन से मेयर पद की लड़ाई अब सीधी न रहकर बहुकोणीय रूप ले चुकी है। नामांकन से एक दिन पहले मंगलवार देर शाम संजीव सिंह ने अपने आवास सिंह मेंशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पद का चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि धनबाद नगर निगम का चुनाव किसी एक दल का नहीं बल्कि जनता से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा बल्कि शहर के विकास और जनहित से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में कोई भी योग्य उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है और जनता के बीच जाकर अपनी बात रख सकता है। भाजपा द्वारा महापौर पद के लिए संजीव अग्रवाल को समर्थन दिए जाने के सवाल पर संजीव सिंह ने साफ कहा कि इस चुनाव में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अंततः जनता ही तय करेगी कि धनबाद का अगला मेयर कौन रहेगा। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर वैकेंसी, 14 से पहले करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के कुल 28,636 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से चल रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। रिम्स में पानी की किल्लत, मरीज और परिजन परेशान। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर से बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। बीते मंगलवार को रिम्स के मेडिसिन वार्ड के C2 में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। दरअसल यह समस्या तब सामने आई जब मरीज बाथरूम में थे। जानकारी के मुताबिक वार्ड के बाथरूम से अचानक पानी की आपूर्ति ठप हो गई, जिससे मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हुई हैं। जानकारी के अनुसार जब परिजन इसकी शिकायत लेकर वार्ड में तैनात नर्स और अन्य कर्मचारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई है। घंटों तक वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कई बार सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वहीं पानी नहीं मिलने के कारण मरीजों और परिजनों की स्थिति दयनीय बनी रही। मजबूरन परिजनों को अस्पताल से बाहर जाकर बोतल बंद पानी खरीदना पड़ा। गिरिडीह के एक घर में लगी भीषण आग, अनाज कपड़े समेत सारा सामान जलकर खाक। दमकल जेसीबी से पाया गया काबू। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरूडीह गांव में मंगलवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुमताज अंसारी के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा घर इसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें घर से सामान निकालने तक का मौका नहीं मिल पाया। इस अग्निकांड में लगभग 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगते ही आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए डीजल पंप मशीन और बाल्टियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तेज हवा और आग की विकराल लपटों के कारण उनके प्रयास नाकाम साबित हुए। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। विनय सिंह ने 70 लाख वसूले, झारखंड शराब घोटाले में एसीबी की जांच जारी। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच के दौरान बड़ी जानकारी मिली है। एसीबी के मुताबिक फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर हुए घोटाले में विनय सिंह ने 70 लाख रुपए की वसूली की थी। यह रकम तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के कहने पर दी गई थी। यह खुलासा मामले के आरोपी महेश शेगड़े के बयान से हुआ है, जिसे एसीबी ने औपचारिक रूप से दर्ज किया है। अधिकारियों ने बयान की पुष्टि की है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार नेक्स्टजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से जुड़े खातों की भी जांच की जा रही है। इस सिलसिले में कंपनी के अकाउंट से जुड़े राजीव कुमार झा का बयान दर्ज कराया गया है। उनके बयान के आधार पर एसीबी को यह जानकारी मिली कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता
न तो किसी बैठक में शामिल होती थीं और न ही कंपनी के कार्यालय का कभी दौरा करती थीं। पहले की जांच में एसीबी को पता चला था कि स्वप्ना संचिता नेक्स्टजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत थे। इसके एवज में उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए संध्या सिंह ने दाखिल किया नामांकन। मानगो नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह ने आज अपने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संध्या ने साक्षी आमबागान मैदान से ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट के बीच नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उनके स्वागत और समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया है। साहिबगंज में युवक की पीट कर हत्या, जमीन को लेकर था विवाद। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण सरफराजगंज कटहलबाड़ी भट्टा गांव में जमीन विवाद में एक 30 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने उधवा राधानगर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। मामले की सूचना मिलते ही राधानगर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा भीड़ को नियंत्रित करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेज दिया है। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस 6 के करीब लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक की भाभी शीला देवी ने बताया कि गांव के ही विफल घोष तथा अन्य 4-5 लोग एकजुट होकर हथियार एवं लाठी लेकर जबरन घर में घुस गए थे और कार्तिक मंडल को घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और बीच सड़क पर उसकी पीट कर हत्या कर दी। असम और बंगाल में जेएमएम लड़ेगा विधानसभा चुनाव, सीएम हेमंत के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। झारखंड में जेएमएम ने गठबंधन के साथ लगातार 2 बार सरकार बनाकर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कर ली है। अब जेएमएम झारखंड से बाहर भी अपने संगठन को मजबूत करने की राह पर चलने की तैयारी में है। दरअसल इसी साल 2026 में असम और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि झामुमो भी इस चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाने की तैयारी में है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के अनुसार असम दौरे और उनके कुछ बयान इस तरफ जरूर इशारा कर रहे हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका एयरपोर्ट में रांची आने से पहले मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में इशारों में उन्होंने असम और बंगाल चुनाव में झामुमो की भागीदारी पर अपनी बात रखी है। बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों ने सीएम से पूछा कि क्या झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह तो आने वाले समय में पार्टी स्तर पर तय होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आदिवासियों के हक व अधिकार के लिए झामुमो सदैव संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। 47.62 करोड़ की लागत से बनेगा ओरमांझी में फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। राजधानी रांची में फ्लाईओवर का नेटवर्क फैलता ही जा रहा है। 3 फ्लाईओवर का उद्घाटन शहर में हो चुका है, कई और बनने की तैयारी में है। इसी बीच अब ओरमांझी में भी एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। रांची रामगढ़ मार्ग से चलने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रांची रामगढ़ मार्ग पर नेशनल हाईवे 20 स्थित ओरमांझी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होगी, जिसकी अनुमानित लागत 47 करोड़ 62 लाख रुपए तय की गई है। इस फ्लाईओवर के निर्माण में ओरमांझी इलाके में जाम से बड़ी राहत मिलेगी। भारी वाहनों के फ्लाईओवर से गुजरने के कारण नीचे यातायात दबाव कम होगा। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। फ्लाईओवर का निर्माण 3 स्पैन संरचना के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा का दूसरा दिन, पहली पाली में हुई 10वीं की परीक्षा, प्रशासन अलर्ट, छात्रों में दिखा आत्मविश्वास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आज पूरे राज्य में दूसरा दिन रहा। राज्य के सभी जिलों में एक साथ परीक्षा संचालित की जा रही है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा शुरू की गई, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई है। आज हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी पेपर की परीक्षा रखी गई थी। इस साल राज्य भर में करीब 7,50,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। ज्यादातर छात्र रिपोर्टिंग टाइम से पहले केंद्र पर पहुंच गए थे, जिससे परीक्षा को समय पर शुरू करने में सहूलियत मिली। बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राज्य के सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों के बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
कई संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ता दल लगातार निगरानी कर रहे हैं। झारखंड में होमगार्ड जवानों ने खोला मोर्चा, डीजी के नए आदेश के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड नई दिल्ली की ओर से अब सभी राज्यों के होमगार्ड जवानों की रोटेशन पर ड्यूटी देने का आदेश जारी किया गया है। इससे जवानों में नाराजगी है। महानिदेशालय ने इस आदेश को लेकर जवानों में रोष है। जवानों ने साफ तौर पर कहा है कि एक तो उन्हें ड्यूटी कम मिलती है और उस समय रोटेशन सिस्टम लागू करने से उन्हें बहुत कम काम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने महानिदेशालय से इस आदेश को वापस लेने अन्यथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय का घेराव करने की घोषणा किया है। महानिदेशालय ने अपने जारी आदेश पत्र में कहा है कि होमगार्ड एक स्वायत्त निकाय है जो संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बनाए गए प्रावधानों के तहत कार्य करती है। रिम्स 2 के निर्माण में विपक्ष करे सहयोग, स्वास्थ्य पर राजनीति पीड़ादायक, डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न स्तर की राजनीति बेहद पीड़ादायक है और इससे आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रिम्स 2 का उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ से नहीं बल्कि राज्य की जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रांची स्थित रिम्स में शाही निकाय की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की राजकीय स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने को लेकर गंभीर चर्चा की गई है। बैठक में इस बात पर विशेष रूप से विचार किया गया कि रिम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान असुविधा न हो। धनबाद में मजदूरों का हक मार रही है कंपनियां, डकार गई 6 करोड़ का लेबर सेस। कोयला नगरी धनबाद से लेबर सेस का बकाया मामला सामने आया है। श्रम विभाग के मुताबिक बीसीसीएल समेत कुल 13 कंपनियों पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का लेबर सेस अब तक जमा नहीं किया गया है। बता दें कि बकाया की वजह से भवन और दूसरे निर्माण कार्यों में शामिल मजदूरों के लिए चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं श्रम विभाग का कहना है कि समय पर सेस की वसूली नहीं होने से मजदूरों को मिलने वाली सरकारी सहायता में लगातार देरी हो रही है। श्रम विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की कुल लागत का 1% लेबर सेस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। यदि संबंधित कंपनी समय पर यह राशि जमा नहीं करती है तो उसके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। इसके बाद बकाया राशि पर 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज जोड़कर वसूली की जाती है। इसके बावजूद भी कई कंपनियां लंबे समय से सेस का भुगतान नहीं कर रही हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। कोडरमा में मिला प्रतिबंधित मांस का अवशेष, हंगामा, 4 घंटे मुख्य सड़क रखा जाम, पुलिस का समझाना हुआ बेकार, 24 घंटे में गिरफ्तारी का भरोसा। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाबाद मेन मार्केट में प्रतिबंधित मांस का अवशेष मिलने पर देर शाम हंगामा शुरू हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण बाजार क्षेत्र में जुट गए। धार्मिक भावनाएं आहत होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने शाम करीब 7 बजे से परसाबाद बाजार से गुजरने वाले मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीण घटना के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह और परसाबाद पुलिस पिकेट प्रभारी प्रमोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की है, लेकिन ग्रामीण किसी भी कीमत पर जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक प्रशासन इस मामले का खुलासा नहीं करता और दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता है तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। देर रात तक ग्रामीण सड़क पर डटे रहें और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहें। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो पाए। चतरा में यात्री बस ने बाइक सवारों को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, साथ ही गंभीर। घर लौटते समय हुआ हादसा। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुर मोड़ के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां यात्री बस और बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। मृतक की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के बंदिया गांव निवासी 34 साल के अजय साव पिता धालो साव के रूप में की गई है। वहीं बाइक पर सवार उसका साथी छत्रु भुइयां पिता नरेश भुइयां गंभीर रूप से जख्मी हो गया है।
हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजय साव अपने साथी छतरू भूइया के साथ बाइक से चतरा से अपने गांव बंदिया लौट रहे थे। जैसे ही वे ब्रह्मपुर मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रही बुंदेला यात्री बस ने तेज रफ्तार में उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए। हादसे में अजय साव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि छतरू भूइया गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पता रहा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। निकाय चुनाव नजदीक आते ही गढ़वा के पीहा टोला में उबाल, सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का ऐलान। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच गढ़वा जिले के वार्ड संख्या 15 अंतर्गत अधौरा ग्राम स्थित पीहा टोला के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार का निर्णय लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। पीहा टोला के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने टोले में भ्रमण करते हुए सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोला में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग पर रोड नहीं तो वोट नहीं और प्रत्याशी वादा कर काम नहीं करने जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर भी लगाए हैं, जिससे पूरे इलाके में आंदोलन का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण को लेकर ठोस और स्पष्ट पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि पीहा टोला में लगभग 300 मतदाता हैं, जिनका सीधा असर नगर पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार टोला को जोड़ने वाली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सड़क का निर्माण कई साल पूर्व कराया गया था, लेकिन वर्तमान में सड़क पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। मरीजों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को रोजमर्रा की आवाजाही में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रांची के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट निर्माण स्थल से शव बरामद। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र स्थित लाजपत नगर में ड्रीम टावर के पास बन रहे बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण स्थल से आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब मजदूर निर्माण स्थल पर काम करने पहुंचे तो उनकी नजर शव पर पड़ी। तुरंत मजदूरों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। ठेकेदार और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुंदांग थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। घटनास्थल की जांच जारी है और पुलिस शव की शिनाख्त तथा मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। गोड्डा हॉस्टल से स्कूल निकले 4 छात्र लापता। जमुई रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किए गए। स्कूल न जाकर हो गए गायब। गोड्डा के पौड़ैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के 3 छात्र और किड्स प्ले स्कूल का एक छात्र मंगलवार को लापता हो गए थे। सभी छात्र लालदेव यादव द्वारा संचालित एक किराए के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मंगलवार सुबह छात्र हॉस्टल से स्कूल के लिए निकले, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे। शाम तक छात्रों के वापस नहीं लौटने पर स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इसके बाद तत्काल पौड़ैयाहाट थाना को मामले की सूचना दी गई। बच्चों के अचानक लापता होने की खबर से अभिभावक और स्थानीय लोग भी चिंतित हो गए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पौड़ैयाहाट के प्रभारी प्रधानाचार्य नारायण प्रसाद यादव ने बताया कि लापता छात्रों में आलोक कुमार कक्षा 5, विवेक कुमार कक्षा 3 और आयुष कुमार कक्षा 2 शामिल हैं, जबकि चौथा छात्र अनूप कुमार किड्स प्ले स्कूल में पढ़ता है। सभी छात्र रामगढ़ थाना क्षेत्र के छोटी रड़बहियार गांव के निवासी हैं। जमशेदपुर के नामी स्कूल में खूनी झगड़ा। क्लास 7 के बच्चे ने मोजे से निकाला चापड़, पुलिस थाने ले आई। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में मंगलवार को 7वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चापड़ से हमला कर दिया, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक छात्र घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों छात्रों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया है। इसके बाद सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्रों को अपने साथ थाना ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। हमला करने वाले छात्र ने चापड़ को अपने मोजे में छिपा कर रखा था। किसी बात को लेकर दोनों छात्रों के बीच विवाद हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल से चापड़ बरामद कर लिया है। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई है। धुरवा डैम अतिक्रमण मामले को एसीबी ने किया टेकओवर, अनुसंधान शुरू। धुरवा डैम के कैचमेंट एरिया में हुए अवैध अतिक्रमण और जमीन की हेराफेरी मामले में अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद एजेंसी ने
नगड़ी थाना में दर्ज केस संख्या 21/2026 में अनुसंधान शुरू कर दिया है। बता दें कि रिम्स जमीन अतिक्रमण मामले की जांच के बाद एसीबी के पास यह दूसरा सबसे बड़ा भूमि घोटाला केस है, जिसे वह हाईकोर्ट के निर्देश पर सुलझाएगी। उल्लेखनीय है कि धुरवा डैम की जमीन को बचाने के लिए हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दिए थे, जिसके बाद रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर नगड़ी थाने में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने न सिर्फ अतिक्रमणकारियों पर बल्कि उन सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन को ट्रांसफर किया था। सरकारी जमीन की जमाबंदी की और वर्जित क्षेत्र होने के बावजूद लगान रसीदें जारी की। अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।